सत्य हिंदी पर आपका स्वागत। खबरों के विश्लेषण के इस विशेष सिलसिले में आज हम बात करेंगे नीरव मोदी की। करीब 13,500 करोड़ रुपए बैंकों से लेकर फरार। भारत से खबरें आ रही हैं कि नीरव मोदी को बचाने की कोशिश की जाती रही। आखिर कौन लोग हैं जो नीरव मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्या फ़ायदा है उनका? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। ये दो खबरें कल से चल रही हैं बाज़ार में। एक तो ये है कि लंदन में उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने और वो अभी फ़िलहाल जेल में रहेंगे। उन पर तरह तरह के आरोप हैं। इस बीच खबर ये है भारत से कि उनको जो है बचाने की कोशिश हाल फिलहाल में की गई। आखिर इन खबरों का आधार क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह कि अभी तक ये माना जा रहा था कि नीरव मोदी जो है वो एक आर्थिक अपराधी है, यानी उन्होंने बैंकों का 13,500 करोड़ रुपए लेके गबन करके कट लिए, भाग लिया यहाँ से। और हैरानी की बात यह है कि वो पिछले 4-5 सालों से लगातार गबन कर रहे थे। बैंक के बड़े बड़े एम्प्लॉइज उसमें इन्वॉल्व थे, उसके बावजूद पकड़ में नहीं आया और फिर वो यहाँ से भाग भी जाता है। कल जो दिलचस्प बात ये हुई, लंदन की कोर्ट के अंदर जो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि भाई ये आदमी जो है बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसने अपने डायरेक्टर्स को, जो विटनेस थे इस पूरे मामले में, उनकी हत्या करने का उसने की धमकी दी है और साथ ही साथ उनको लाखों करोड़ों रुपए घूस देने की भी कोशिश की है, जिसके आधार पे जज बिल्कुल सन्न रह गए और उन्होंने कहा कि भाई इस आदमी को बिल्कुल बेल नहीं मिलनी चाहिए और 6 हफ्ते के लिए उसको और जेल के अंदर डालने का काम किया। नीरव मोदी जो बैंकों से पैसे ले रहा था वो जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार आने के पहले से कर रहा था, लेकिन अब अचानक से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो अभी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका क्या आधार है? नहीं, देखिए, 2 तरीके की खबरें इसमें आई हैं। कल जैसे कि द वायर ने एक खबर की है और द वायर के मुताबिक जो इस मामले के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे भारत की तरफ से, अचानक उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उस ट्रांसफ़र का कोई कारण नहीं बताया गया। और उसके बाद ये काफ़ी सनसनी मची, काफ़ी हंगामा मचा, तो रातों रात जो है उनका जो ट्रांसफ़र था वो रिवोक भी कर दिया गया। यानी पहले उनको इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया गया और बाद में उनको दोबारा उसमें ले आया। सत्यव्रत कुमार नाम के ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। तो वो जो पूरी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उसमें एक जगह पे किसी ऑफिशियल का कमेंट है और वो ऑफिशियल ये कहते हैं, खुद को चौकीदार समझते हैं लेकिन सारे भ्रष्टाचारियों को बता रहे हैं। तो उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा आभास होता है कि क्या किसी खास कारण की वजह से उस अधिकारी को हटाया गया जो अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहा था। जाहिर सी बात है कि इतना हाई प्रोफाइल मामला है, पूरे देश की मीडिया इसमें लगी हुई है, पूरी दुनिया की मीडिया इसमें लगी हुई है, लंदन का मीडिया लगा हुआ है, और उसके बावजूद अगर उसका ट्रांसफर बीच में किया जाता है तो मन में संदेह जरूर पैदा होता है। इसके अलावा इसका एक और बहुत खबर पिछले दिनों आई थी और वो खबर एनडीटीवी ने की थी करीब आज से 2 महीने पहले। उस खबर में जो जिक्र किया गया था वो ये कहा गया था कि लंदन का जो एक तरीके से हाई प्रोफाइल जो फ्रॉड केसेस होते हैं, सीरियस फ्रॉड ऑफिस जो था, उस फ्रॉड ऑफिस की तरफ से ने एक वकील तय किया जिसका नाम था बैरी स्टैनकॉम्ब। तो बैरी स्टैनकॉम्ब ने 3 चिट्ठियां भारत सरकार को लिखी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लिखी और उनको ये कहा कि भाई इसमें कुछ कागजात हमारे पास कम है, जांच के लिए हमें कुछ और कागजात चाहिए। इन तीनों चिट्ठियों का कोई जवाब, आप सोचिए, इन तीनों, लंदन की एक एजेंसी है जो भारत सरकार से कह रही है कि नीरव मोदी के मामले में मुझे कुछ और कागजात की जरूरत है, लेकिन वो कागजात नहीं दिए जाते और वो चुपचाप उस चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो स्टैनकॉम्ब ये लिखता है कि मैं हिंदुस्तान आके इस पूरे मामले में आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ और सबूत इकट्ठा करना चाहता हूँ, इसका भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है। फिर रिपोर्ट ये कहती है कि दिसंबर के महीने में हार के बैरी स्टैनकॉम्ब ने इस पूरे मामले को परस्यू करना बंद कर दिया। उसने कहा कि मैं तो बहुत उत्साही हूं लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो ये भी मन में संदेह पैदा करता है कि भाई कौन है जो नीरव मोदी को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इसलिए आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार का आना और विरोधी पार्टी का आना ये बहुत लाजिमी है। एक तरफ से आप अगर देखें तो बीजेपी की सरकार ये कहती है कि अरे वो तो कांग्रेस के ज़माने में उसने पैसे लिए और चला गया। कांग्रेस का कहना है कि आपने उसको भगा दिया, उसको यहाँ पकड़ा नहीं। तो सवाल ये है कि जो अभी की सरकार है
उसका भी एक तर्क तो है ही कि पैसा तो पिछली सरकार के समय में ही ज्यादातर लिया गया था। नहीं नहीं, बिल्कुल इस बारे में सच्चाई है। इतना बड़ा घोटाला कोई 1-2 दिन के अंदर या 1-2 साल के अंदर नहीं हो सकता है। ये सच्ची बात है कि नीरव मोदी इस घोटाले को बीजेपी की सरकार 2014 के आने के पहले से आ रहा था, लेकिन जो असली ट्रांजैक्शन जो पंजाब नेशनल बैंक में दिखाया गया है, जो असली ट्रांजैक्शन था, वो ट्रांजैक्शन जो है वो 2017-2016 के आसपास का दिखाया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग थी, वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो लगातार दिया जा रहा था। और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में क्या होता है कि जब कोई बैंक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देता है तो उसको रिकन्फर्मेशन के लिए दोबारा बैंक के पास आता है। वो वैसी कोई प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। इसके अलावा इनकम टैक्स ने बाकायदा एक बहुत मोटी रिपोर्ट इसमें बनाई और उसमें कहा कि बैंक के कुछ अधिकारी मिलकर इस पूरे मामले में गड़बड़ झाला कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स की वो रिपोर्ट भी दबा दी जाती है। जो ऑडिटर होते हैं, जो बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ऑडिटर ने भी जो है इस पूरे मसले पे कोई कार्रवाई नहीं की, ना उन्होंने पब्लिक में लेके आए। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लग रहा था कि उन्होंने रिपोर्ट बना ली, तो क्यों नहीं वो रिपोर्ट उन्होंने सीबीआई साझा की, क्यों नहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से साझा की, क्यों नहीं गवर्नमेंट को बताया? आपने रिपोर्ट बना ली और वो धड़ाधड़, मतलब आप सोचिए कि रिपोर्ट बनी हुई कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मिसयूज हो रहा, लगा रिपोर्ट हो रही, लेकिन उसके बावजूद लगातार लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दी जाती रही। नहीं, लेकिन एक खबर तो ये भी आई थी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो उसी को फ्रॉड किया गया। असल में बैंक ने उसको जारी ही नहीं किया और वो जो है अंडरटेकिंग दे दी गई फर्जी दस्तावेज और दस्तखत वगैरह के जरिए। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक तरफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जा रही थी, दूसरी तरफ ये भी था कि भाई यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर गड़बड़ हो रहा था तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सरकार को तो कम से कम कुछ अलर्ट करना चाहिए। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नॉलेज में था तो उन्होंने सरकार को अलर्ट क्यों नहीं किया? और वो आदमी आराम से भाग जाता है यहां से। और आप देखिए कि वो भाग जाता है लंदन के अंदर, वो एक बहुत ही आलीशान जगह पे अपना रहने लगता है, वहां पे अपना धंधा शुरू कर देता है, उसको गोल्डन वीजा मिल जाता है, वहां पे वो अरबों खरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर देता है और भारत सरकार को पता नहीं चलता। तब अचानक जो है टेलीग्राफ अखबार जो लंदन का है वो एक दिन उसकी वीडियो पा जाता है। जब वो वीडियो मिल जाता है तो फिर हिंदुस्तान में तहलका मच जाता है कि अरे बाप रे बाप, अगर ये दुनिया को पता चल गया ये छुट्टा घूम रहा है तो चुनाव में नुकसान होगा। तब अचानक फिर सरकार एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होने के बाद फिर उसके एक्सट्रेडिशन के लिए कोशिश की जाती है, फिर अदालत का मामला चलने लगता है। तो ये सारी चीजें बहुत संदेह पैदा करती हैं। कहीं ना कहीं कोई बहुत शक्तिशाली आदमी है जो बचाने की कोशिश कर। मैं दर्शकों को इतनी बात बता दूं कि नीरव मोदी जो है ये गुजरात से आते हैं और ये जब दावोस में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी थे तो वहां पे नीरव मोदी उस जो स्पेशल सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन था वहां पे उनकी फोटो दिखाई जाती है। एक वीडियो ये भी पब्लिक में आया था कि मोदी जी मेहुल चौकसी जो नीरव मोदी के साथ बराबर के सह अपराधी हैं उनको मेहुल भाई के एक गैदरिंग में एड्रेस कर रहे हैं। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि मोदी जी उनको बचा रहे हैं, लेकिन संदेह बिल्कुल स्पष्ट है। कितना हाई प्रोफाइल केस था, प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार इस पर नजर बनाए हुए था और उसके बावजूद उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह की भी चर्चा है कि चुनाव फंडिंग में भी नीरव मोदी जैसे लोगों का हाथ है। खासतौर पे इस बार जो हम देख रहे हैं हर चुनाव में खर्चे बढ़ते जाते हैं और इस बार का चुनाव जो है बहुत ही ज़्यादा खर्चीला दिखाई दे रहा है। काफ़ी भव्य मंच बनाए जा रहे हैं, खासतौर पे जो बीजेपी की रैलीज हो रही हैं उसकी जो जिस तरह से व्यवस्था की जा रही है 2014 से भी बेहतर दिखाई दे रही है। तो ये जो एक आरोप है कि इलेक्शन फंडिंग, और इलेक्शन फंडिंग जब इस तरह के लोग करते हैं तो जाहिर है वो एक पार्टी को नहीं करते, सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं करते, विपक्ष को भी करते हैं। तो क्या इस तरह का रोल चुनाव में भी उसका रोल कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, अभी इस बात की जानकारी तो नहीं मिली कि नीरव मोदी ने वाकई कुछ पैसा दिया या नहीं दिया। मैं ईमानदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया है उस इलेक्टोरल बॉन्ड में आप कोई आदमी जाके पैसा जमा कर दे, किसने पैसा जमा किया, कितना पैसा जमा किया, ये पता ही नहीं चल सकता है। दूसरी बात, जो इस तरीके की फंडिंग होती, चूंकि मैंने चुनाव लड़ा है और राजनीति में मेरा 4-5 साल का अनुभव है, तो मैं ये ईमानदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि ये पैसा कोई वाइट मनी से नहीं देता, कोई जो है वो चेक काट के नहीं देता है। ये पूरा का पूरा कैश आता है, ब्लैक मनी होती है और ऐसी ब्लैक मनी वही लोग देते हैं जिनके ऊपर सरकार का शिकंजा कसना चाहिए था या जो सरकार के दोस्त होते हैं और जो सरकारें जो हैं उनको पॉलिसी बदल के या पॉलिसी में बदलाव करके उनको किसी तरीके से फायदा पहुंचाती है। लेकिन नीरव मोदी ने मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी कुछ पैसे दिए हैं, मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता, इसलिए इस पर मैं अटकलबाजी नहीं करना चाहता।
जाहिर सी बात है कि ये अभी से नहीं कहा जा सकता है कि नीरव मोदी किन किन राजनेताओं को फंड देता रहा, पर इतना तय है कि 13,500 करोड़ रुपए उसने बैंकों से निकाल लिए और नई बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी निकाले, कुछ पहले भी निकाले थे। और उस बीजेपी की सरकार बनने के बाद वो यहाँ से फरार हो गया, लंदन में रह रहा था। संयोग से एक अखबार के एक रिपोर्टर की नज़र पड़ी, जो लंदन का अखबार है, और उसने उसको पकड़ लिया और तब जाकर के भारत में थोड़ी बहुत कार्रवाई शुरू हुई। और उसके बाद से भी खबरें आ रही हैं, कभी उसके जांच अधिकारी का तबादला करके, कभी किसी और तरीके से लंदन में जो सरकार जो अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई को देख रहे हैं, उनको सूचनाएं नहीं देकर के कहीं ना कहीं से ये लगता है कि अभी भी सत्ता के भीतर नीरव मोदी की पैठ जारी है। खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम जारी रहेगा। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।